हेलो दोस्तों, आज मैं आपको अपनी गर्लफ्रेंड की मम्मी की और अपनी कहानी सुनाने जा रहा हूं, इसलिए प्लीज पूरी सुने। मैंने अपनी गर्लफ्रेंड की मम्मी को समझाते हुए कहा, देखो आंटी जी, मैं तो आपके बेटे जैसा हूं, क्या यह सब ठीक होगा? तब आंटी ने कहा, बेटे जैसे हो लेकिन मेरे बेटे तो नहीं हो, मुझे तुम बेहद पसंद हो। जब से मेरे पति की मौत हुई है तब से मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूं, मुझे तुम्हारे प्यार की बेहद जरूरत है। तब मैंने आंटी से कहा, लेकिन आंटी मैं तो आपकी बेटी से प्यार करता हूं, यह कैसे मुमकिन है? तब आंटी ने कहा, मैं जानती हूं तुम मेरी बेटी से बहुत प्यार करते हो, लेकिन पहले मैं पता तो कर लूं तुम मेरी बेटी के लायक हो भी या नहीं। इतना कहकर वह मेरे बेहद करीब आ गई थी। अब मेरे भी जज्बात बेकाबू होने लगे थे। आखिर मैं क्या करता? आंटी मुझे पकड़कर अपने बेडरूम में ले गई और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और रोमांचक कहानी में। उम्मीद करता हूं आपको यह कहानी बेहद पसंद आएगी। मेरा नाम विपिन है और मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ। आज मैं आपको अपनी जिंदगी की एक सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ। यह उन दिनों की बात है जब मैं कॉलेज के फाइनल ईयर में था। मेरे पड़ोस में एक 42 साल की आंटी जी रहती थी। आंटी विधवा थी, उनके पति की मौत एक कार एक्सीडेंट में हो गई थी। उनकी एक बेटी थी और एक बेटा था। उनकी बेटी का नाम नीलम था और बेटा दिल्ली में जॉब करता था। आंटी और उनकी बेटी घर में अकेली ही रहती थी। वह मुझे अक्सर शाम को घर पर अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए बुला लेती। नीलम 10वीं कक्षा में थी और वह बहुत ही खूबसूरत थी। मेरी नज़र हमेशा नीलम पर ही टिकी रहती थी। उसकी खिलखिलाती हंसी, उसकी खूबसूरती मुझे बेहद भा गई थी। मैं उसकी पहली पसंद बनना चाहता था। उधर नीलम की नज़रों से भी मुझे ऐसा ही कुछ इशारा मिल रहा था। कभी कभी जब वह अपनी छत पर होती तो उसकी नज़रें हमेशा मुझे ही ढूंढती रहती थी। जब मैं उसे नजर आता तो वह धीरे से मुस्कुरा कर नीचे चली जाती। अभी हम दोनों के अंदर धीरे धीरे प्यार पनप रहा था। एक दिन ऐसे ही मैं उसको पढ़ाने के लिए गया हुआ था। गलती से मेरा मोबाइल के घर पर ही छूट गया। मैं अपने घर आ गया था। कुछ देर के बाद मेरी माँ के फोन पर नीलम की माँ ने फोन करा। आंटी ने मेरी माँ से कहा कि विपिन अपना फोन यहीं पर भूल गया है। मेरी माँ से नीलम की मम्मी की बातें होती रहती थी। नीलम की मम्मी ने कहा, विपिन को घर भेज दीजिए, वो आकर अपना फोन ले जाएगा। माँ मुझे मेरी लापरवाही के लिए डांटने लगी। फिर मुझे नीलम के घर से फोन लाने के लिए कहने लगी। जब मैं उनके घर पर अपना फोन वापस लेने पहुंचा तब नीलम की माँ अपने आप ही मुस्कुरा रही थी। मेरे हाथ में फोन पकड़ते हुए बोली, विपिन तुमने अपने फोन में मूवी तो बहुत अच्छी रखी हुई है। मेरे फोन में बहुत सारी फिल्में थी, लेकिन आंटी कौन सी फिल्मों की बात कर रही थी यह मुझे पता नहीं चल रहा था। फिर इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि कहीं आंटी ने कौन सी फिल्म देखी है, मैंने अनजान बकर उनसे पूछा था, क्यों आंटी, मगर आपने कौन सी मूवी देखी थी? आप कौन सी मूवी की बात कर रही है? मेरे फोन में तो बहुत सारी मूवी है। वह मुस्कुराकर बोली, वह वाली। मैंने कहा, आंटी मैं समझा नहीं। आंटी बोली, ज्यादा भोला मत बन, तेरी मम्मी को बताऊंगी तो तुझे सब याद आ जाएगा। मैंने फौरन ही बात को संभालने की कोशिश करते हुए कहा, अरे नहीं नहीं आंटी, आप गलत समझ रही है। मैं अपने फोन में कोई भी गलत फिल्म नहीं रखता। आप माँ को कुछ मत कहना, मैं यह सब डिलीट कर दूंगा फोन में से। आंटी बोली, डर मत, कुछ नहीं कहूंगी तेरी मम्मी को, मैं तो बस ऐसे ही मजाक कर रही थी। यह बताओ कि गर्लफ्रेंड है क्या तुम्हारी? मैंने कहा, नहीं आंटी, अभी तक तो कोई भी नहीं है। आप मोबाइल दे दो। मेरा मोबाइल मेरे हाथ में देते हुए वह बोली, फोन में लॉक लगाकर रखा करो। मैंने कहा, ठीक है आंटी। फिर मैं अपना अपना फोन लेकर घर आ गया। रात का खाना खाने के बाद सोने लगा, लेकिन मेरी आंखों से नींद तो कोसों दूर थी। मेरे दिमाग में आंटी की ही बातें घूम रही थी। उस दिन के बाद से आंटी ने मुझे अब घूरना शुरू कर दिया था, कभी छत पर तो कभी गली में, कभी अपने घर बहाने से बुला लेती, कभी मुझे छूने की कोशिश करती। ऐसे ही एक दिन जब मैं शाम को उनके घर पर ट्यूशन देने गया तब मैंने देखा कि आंटी बिल्कुल अकेली थी। मैंने पूछा, आंटी जी नीलम कहाँ पर है? तब आंटी ने जवाब दिया, वो तो अपने चाचा के यहाँ गई है। मैंने है रानी से पूछा, कब? आंटी बोली, आज सुबह ही तो निकली है। रात में उसके चाचा आ गए थे, उसका भी बहुत मन कर रहा था और वह सुबह उनके साथ ही निकल गई। मैंने कहा, ठीक है आंटी, जब नीलम ही नहीं है तो फिर मैं जाऊँ? तब आंटी बोली, जब आ ही गई हो तो बैठ जाओ, चाय बनाऊंगी, तुम भी पी लेना एक कप मेरे
साथ मैं बोला ओके। वह चाय बनाने चली गई और मैं टीवी देखने लगा। आंटी घर में उस वक्त बिल्कुल अकेली थी, तो मैंने सोच लिया कि यहाँ ज्यादा रुकने में कोई फायदा नहीं है। फिर आंटी चाय बनाकर लाई। जब मुझे वह कप पकड़ने लगी तो उन्होंने मेरा हाथ भी पकड़ लिया। वह बोली बहुत मुलायम हाथ है तुम्हारा। ऐसी बात सुनकर मैं थोड़ा सा घबरा गया। वह मुस्कुरा कर मेरे साथ बैठ गई। मेरे पास बैठकर बोली आज मुझे मार्केट जाना है, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? मैंने कहा आंटी मुझे कुछ काम है, इसलिए मुझे अभी घर जाना होगा। वह बोली कोई बात नहीं, जो काम है वह कर लो, जब फ्री हो जाओ तो आ जाना। मैंने कहा ठीक है आंटी। मैंने अपना चाय का कप टेबल पर रखा और मैं खड़ा हो गया। अच्छा तो आंटी ठीक है, अब मैं चलता हूँ, जब मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आ जाऊंगा। मैं बहाना बनाकर वहां से रफू हो गया। मैं अपने घर आकर आंटी के बारे में सोचने लगा कि आखिर यह नीलम की मम्मी मुझसे चाहती क्या है, इस तरह की हरकतें मेरे साथ आखिर यह क्यों कर रही है? मैं तो उनके बेटे जैसा हूं। फिर मैंने सोचा अरे विपिन, कहीं तुझे कोई गलतफहमी तो नहीं हुई? वह तो मुझसे सिर्फ अच्छे से बात करती है, मैं भी पता नहीं क्या गलत मतलब निकाल रहा हूं। मैं एक कश्मकश में था। अचानक मेरे कमरे में माँ आई और मुझे मार्ट के लिए कोई काम बता दिया। कहने लगी घर का कुछ सामान खत्म हो गया है, जल्दी से तुम मार्केट जाओ और वह सामान लाकर मुझे दे दो। मैंने कहा ठीक है माँ, मैं अभी जाता हूँ। अचानक ही आंटी का फोन भी माँ के मोबाइल पर आ गया। आंटी मेरी माँ से कहने लगी मुझे मार्केट में कुछ काम है, क्या तुम विपिन को भेज सकती हो? इतने में ही माँ बोली हाँ विपिन तो मार्केट ही जा रहा है, तुम चाहो तो उसके साथ चली जाओ। आंटी और माँ की बात सुनकर मेरा तो सर चकराने लगा था। मैं आंटी के साथ जाना नहीं चाहता था, लेकिन माँ के कहने पर मुझे मजबूरन जाना पड़ा। मैं अपनी बाइक लेकर आंटी के गेट पर गया। आंटी तो पहले से ही तैयार खड़ी थी। वो मुझे देखकर मुस्कुराने लगी, मैं भी उन्हें देखकर झूठी हंसी हंसने लगा। मैंने बाइक स्टार्ट की और आंटी मेरे पीछे बैठ गई। जैसे ही बाइक घर से थोड़ा दूर पहुंची, आंटी मुझसे चिपकने की कोशिश करने लगी। मैं बोला आंटी आप ठीक से बैठो ना। वह बोली मुझे बाइक पर कुछ ज्यादा ही डर लगता है, इसलिए तुम्हें कसकर पकड़ रखा है। उनकी बात सुनकर मैं थोड़ा खामोश हो गया। पूरे रास्ते वह मुझसे इसी तरह चिपक कर बैठी रही। मैं बहुत अनकंफर्ट बल महसूस कर रहा था, लेकिन मैं कर भी क्या सकता था। थोड़ी ही देर में हम मार्केट पहुंच गए। मैंने कहा आंटी आपको जो भी सामान लेना है ले लो, मैं भी अपनी शॉपिंग कर लेता हूं। बब आप शॉपिंग कर लो तो मुझे कॉल करके बुला लेना, मैं फौरन ही आ जाऊंगा। वो बोली ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस थोड़ी सी ही शॉपिंग है, तुम जाओ मत, बस मेरे साथ रहो। मुझे मजबूरन उनके साथ रुकना पड़ा। वह एक कपड़े की दुकान पर गई और वहां से नाइटी खरीदने लगी और बार बार अपने ऊपर लगाकर दिखाती और मुझसे पूछती देखना विपिन यह मुझ पर कैसी लग रही है? मैंने कहा आंटी मुझे तो इस बारे में कोई नॉलेज नहीं है, आपको जो भी अच्छी लगती है ले लो। वह कहने लगी क्यों, कल को तुम्हारी शादी होगी तो अपनी बीवी के लिए नहीं लेकर जाओगे? मैं उनकी बातों को सुनकर अब थोड़ा खामोश हो गया। फिर उन्होंने रेड कलर की नाइटी पसंद की और उसे खरीद ली। मैंने कहा आंटी अकल तो अब नहीं रहे, फिर आप यह पहनकर किसको दिखाओगी? वो बोली अकल नहीं है तो क्या हुआ, मेरा क्या दिल नहीं है? अब मैं उनकी बात सुनकर थोड़ा मायूस हो गया और अपने आप को कोसने लगा। थोड़ी ही देर में मैंने अपने घर का सामान भी खरीदा और मैं आंटी को लेकर घर आ गया। अब शाम हो चुकी थी, माँ ने शाम का खाना भी तैयार कर लिया था। मैंने खाना खाया और अपने बिस्तर में चला गया। अचानक फिर से आंटी का फोन आया और वह बोली विपिन क्या तुम घर आ सकते हो? अब मैंने बहाना बनाया आंटी मैंने अभी खाना नहीं खाया है और मैं अभी बहुत थका हुआ हूँ, मुझे बहुत जोर की नींद आ रही है। अगर कोई जरूरी काम नहीं है तो मैं कल आ जाऊंगा। वो बोली कोई बात नहीं, तुम थक गए हो तो थोड़ा आराम कर लो, कल ही आ जाना। मैं लेटे हुए आंटी की बेटी नीलम के बारे में सोचने लगा। मुझे वह बहुत पसंद थी, शायद मैं उससे प्यार करने लगा था। उसके बिना एक एक पल गुजारना बड़ा मुश्किल हो रहा था, पता नहीं कब आएगी। मैं अपने ही मन में सोचने लगा कि नीलम अपने चाचा के घर से आएगी तो मैं उसे सब कुछ बता दूंगा कि मैं उसे कितना प्यार करता हूँ। पता नहीं उसका जवाब क्या होगा। यह सोचते सोचते मुझे कब नींद आ गई और मैं कब नींद की वादियों में चला गया, पता ही नहीं चला। सुबह जब मैं उठा तो मैंने अपने मोबाइल में आंटी की गुड मॉर्निंग वाला मैसेज देखा। अब मेरा माथा ठनक गया। मैसेज पढ़ते ही मैंने अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया कि कहीं आंटी मुझे बहाने से अपने घर ना बुला ले। उनकी इस तरह की हरकत से अब मैं आंटी से कतरा लगा था। मैं अपने बिस्तर से उठकर
सीधा बाथरूम में नहाने चला गया। नहाने के बाद मैं तैयार होकर मड बनाने लगा अपने दोस्तों से मिलने का। मैंने अपने दोस्त को फ़ोन करने के लिए जैसे ही अपना मोबाइल ऑन किया, आंटी की 20 से 25 मिस कॉल थी। मैंने जल्दी से अपने दोस्त को फ़ोन किया और फिर से दोबारा फ़ोन अपना ऑफ करके अपनी जेब में डाल लिया। मैं अपने दोस्त के साथ पिक्चर हॉल में मूवी देखने चला। मूवी देखकर जब घर वापस आया तो मेरी माँ मुझे डांटने लगी, कहने लगी मोबाइल क्यों ऑफ किया हुआ है? तूने मैंने कितनी बार कॉल की, तुझे पता नहीं कहाँ दिमाग रहता है तेरा? मैंने कहा माँ शायद बैटरी डाउन हो गई होगी, आपको कुछ काम था क्या मुझसे? वह बोली मुझे तो कोई काम नहीं है, वह नीलम की माँ तुम्हारी आंटी तुम्हें बुला रही है। उसने कई बार मुझे कॉल किया इसलिए मैं तुम्हें बार बार कॉल कर रही थी। मैंने अपनी माँ से बहाना किया कि माँ मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ, मुझे अब नींद आ रही है, मैं अब सोने जा रहा हूँ। मेरी माँ कहने लगी एक बार उनके घर जाकर पूछ तो ले, क्या पता तेरी आंटी को कोई जरूरी काम हो। मैं बोला माँ कल चला जाऊंगा, अब मुझे सोना है। मेरी माँ मुझे समझाते हुए बोली बेटे उनका पति नहीं है और बेटा भी बहुत दूर रहता है और उनकी बेटी भी अपने चाचा के घर गई हुई है, वह बेचारी अकेली है, एक बार जाकर पूछ तो ले, शायद कोई जरूरी काम हो। मुझे अपनी माँ के आगे झुकना पड़ा और मैं आंटी के घर चला गया। जैसे ही मैंने आंटी की डोर बेल बजाई, आंटी ने जल्दी से आकर दरवाजा खोला। उन्हें देखकर तो मैं हक्का बक्का रह गया। उस वक्त आंटी क्या जलवा दिखा रही थी बता नहीं सकता। वह उसी नाइटी को पहने हुए खड़ी थी जो उन्होंने कल शॉपिंग मॉल से मेरे साथ खरीदी थी। वह मुझे देखते हुए कहने लगी अरे विपिन अदर आओ ना, मैं तुम राही इंतजार कर रही थी। और यह बताओ तुमने अपना फोन क्यों स्विच ऑफ किया था? मैं बोला आंटी मेरे मोबाइल की बैटरी डाउन हो गई थी, उन्होंने मुझसे बैठने को कहा और मैं सोफे पर बैठते हुए बोला आंटी आपको कोई जरूरी काम था मुझसे? वह बोली नहीं मुझे तो कोई काम नहीं है, बस मैं थोड़ा बोर हो रही थी इसलिए सोचा कि तुम्हें बुला लेती हूँ। मैं बोला अगर आप बोर हो रही थी आंटी तो मेरी माँ को भी बुला सकती थी, मेरा क्या काम आपके पास? वो बोली क्यों तुम मेरे साथ एक कप चाय भी नहीं पी सकते? मैंने कहा ठीक है पी लूंगा। वो थोड़ी ही देर में 2 कप चाय बनाकर ले आई। मैंने चाय का कप उठाकर धीरे धीरे अपनी चाय खत्म की। चाय पीने के बाद मुझे अजीब सा नशा सा होने लगा और मैं गहरी नींद में चला गया। कुछ देर बाद जब मैं नींद से जागा तब आंटी बाथरूम से नहाकर निकल रही थी। मुझे बहुत अजीब सा महसूस हो रहा था, मेरा पूरा बट टूट रहा था। मैं बोला आंटी जी मैं कब से सोया हुआ हूँ? उन्होंने कहा तुम्हें तो 3-4 घंटे हो गए। मैं बोला तो फिर आपने मुझे जगाया क्यों नहीं? वह कहने लगी कि तुम सोते हुए इतने प्यारे लग रहे थे इसलिए मैंने जगाना मुनासिब नहीं समझा। इतना कहकर वह मेरे पास आकर बैठ गई और मेरा हाथ पकड़कर बोली कि विपिन तुम मुझे बहुत पसंद हो। मैंने उनका हाथ झटक दिया और उठकर खड़ा हो गया। मैं उनसे बोला आंटी आप यह सब क्या बकवास कर रही हो? वो बोली यह बकवास नहीं है, मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैंने कहा आंटी आप हद से ज्यादा बढ़ रही है, आप मेरी माँ के समान है, आप ऐसा सोच भी कैसे सकती है? इतना कहकर मैं गुस्से में अपने घर वापस आ गया और अपने कमरे में जाकर लेट गया। मेरा पूरा बदन दुख रहा था, मैं समझ नहीं पा रहा था आखिर मेरे साथ हुआ क्या है। मेरी माँ कमरे में आई और मुझसे कहने लगी इतनी देर क्यों लगाई तूने? मैं कब से तेरा इंतजार कर रही थी। पहले तो तू आंटी के घर जाने का नाम नहीं ले रहा था और जब गया तो वहीं पर जाकर बस गया। चल जल्दी खाना खा ले। मैंने माँ से कहा माँ मुझे भूख नहीं है, मेरी भूख और प्यास सब उड़ चुकी थी। मैं बिना खाना खाए ही रात को सो गया। सुबह को जब मैं उठा तो मोबाइल में आंटी का गुड मॉर्निंग वाला फिर से मैसेज आया। उस मैसेज को देखकर जी तो चाह रहा था कि अपने फोन को ही तोड़ दूं। अचानक माँ ने कहा चल जल्दी नाश्ता कर ले, तूने रात भी कुछ नहीं खाया था। मैंने कहा माँ मुझे अब भी भूख नहीं है, जब भूख लगेगी तो खा लूंगा। इतना सुनकर मेरी माँ वापस चली गई। अचानक आंटी ने मेरे फोन पर एक फोटो भेजी जिसमें मैं और आंटी थे। फिर उन्होंने फोन किया और कहने लगी अगर 10 से 15 मिनट के अंदर तुम मेरे घर नहीं आए तो यह फोटो मैं तुम्हारी माँ को भेज दूंगी। मैं बुरी तरह से कांपने लगा, मुझे मजबूरन आंटी के घर जाना पड़ा। मैंने आंटी से कहा आंटी जी आपने कल मुझे क्या खिलाया था चाय में मिलाकर? वह कहने लगी कुछ भी तो नहीं। मैंने कहा तो फिर यह फोटो आपने कब खींची? वह हंसने लगी
और कहने लगी जैसा मैं कहूंगी अब तुम वैसा ही करोगे, अगर मेरी बात नहीं मानी तो यह फोटो तुम्हारी माँ को दिखा दूंगी। मैं बोला आंटी जी आप मुझे ब्लैकमेल कर रही। वो बोली तुम्हें जो समझना है समझो, लेकिन अब तुम वही करोगे जो मैं कहूंगी। मैंने कहा हरगिज नहीं, आपको जो करना है करो, मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। मैं तुम्हारी हरकत के बारे में तुम्हारी बेटी नीलम को भी बता दूंगा। इतना कहकर मैं अपने घर आ गया। अब मैं समझ चुका था कि आंटी ने नीलम को अपने चाचा के घर क्यों भेजा था। अगले दिन नीलम भी अपने चाचा के घर से वापस आ गई थी। मैंने सब कुछ नीलम को सच सच बताने का फैसला कर लिया था। मैं जानता था कि अगर उसने मेरी बात पर यकीन नहीं किया तो शायद वह मुझसे जिंदगी भर नफरत करेगी, लेकिन मैं नीलम से बेहद प्यार करता था और मैं उसे उसकी माँ का असली चेहरा दिखाना चाहता था। मैंने नीलम को फोन किया और उसे मिलने के लिए एक पार्क में बुलाया। नीलम थोड़ी ही देर में आ गई। उसके आते ही मैंने उसे सब कुछ सच सच बता दिया और फिर उसे वह फोटो भी दिखाई जो उसकी माँ ने मेरे साथ खींची थी। पहले तो नीलम ने मेरी बात पर यकीन नहीं किया, लेकिन जब फोटो ध्यान से देखी तो उसमें मैं बेहोशी के हाल में पड़ा हुआ था। वह समझ गई कि शायद यह उसकी माँ की ही करतूत है। वह कहने लगी विपिन जी मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अपनी माँ की इस हरकत की वजह से। मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। मैंने कहा तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, तुमने मेरी बात पर यकीन किया, वही मेरे लिए सब कुछ है। इतना सुनकर वह जाने लगी। मैंने जल्दी से उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने पास रोक लिया। मैंने उससे कहा नीलम मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ। पता नहीं इस वक्त मुझे तुमसे यह बात करनी भी चाहिए या नहीं, लेकिन अब मैं एक पल भी तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। तुम जानती हो जब से तुम अपने चाचा के घर पर गई हो तब से एक एक पल मैंने तुम्हारे बगैर कैसे गुजारा है, यह मैं जानता हूँ या फिर मेरा दिल जानता है। यह सुनकर वह थोड़ी सी शर्माई और फिर मुझसे कहने लगी कि मैं भी तुमसे बेहद प्यार करती हूँ विपिन, लेकिन कहने से डरती थी। उसके बाद नीलम बोली हमें जल्दी ही शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि अब मैं अपनी माँ के साथ और ज्यादा नहीं रह सकती। मुझे उस औरत से नफरत हो गई है। इतना सुनकर मैंने नीलम को अपने गले से लगा लिया और जब नीलम 19 साल की हुई तब हमने जल्दी ही शादी कर ली। दोस्तों मैं उन लड़कों में से बिल्कुल नहीं था जो प्यार किसी और से करते हैं और टाइम किसी और के साथ बिताते हैं। मैंने नीलम से सच्चा प्यार किया था और आज मैं अपने मालिक का शुक्रगुजार हूँ जिसने मेरी मोहब्बत को मुझसे मिलाया था। तो दोस्तों यह थी आज की कहानी। आपकी क्या राय है इस कहानी पर हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल सच्ची हिंदी कहानी में। मेरा नाम रीना है और आज की कहानी है मेरी सुहागरात की कहानी, मेरी खुद की जुबानी। कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी अंत तक सुने। चलो शुरू करते हैं आज की कहानी। मेरी शादी पूरे हिंदू रीति रिवाज से हुई और मैं विदा होकर अपने ससुराल आ चुकी थी। वहां आकर मैंने देखा सारे घर में खुशियों का माहौल था और सब अपनी मस्ती में मस्त थे। मौज मस्ती में कब दिन ढल गया पता ही नहीं चला। उसके बाद रात हो चुकी थी और अब वो पल आने वाला था जिसका मुझे सालों से इंतजार था। मेरी धड़कनें धीरे धीरे बढ़ रही थी। चांदनी खिड़की से कमरे में झांक रही थी और कमरे में गुलाब की खुशबू फैली हुई थी। मैंने हल्की सी मुस्कान के साथ अपने आप को आईने में देखा। लाल जोड़े में मैं एक दुल्हन की तरह नहीं बल्कि किसी सपने की राजकुमारी की तरह लग रही थी। थोड़ी देर बाद दरवाजा हल्के से खुला और मेरे पति आर्य अंदर आए। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो मुझे भीतर तक छू गई। उन्होंने धीरे धीरे मेरे करीब आकर मेरा हाथ पकड़ा और बड़ी ही नरमी से किस करते हुए बोले रीना आज से हमारा सफर शुरू हो रहा है जिसमें हम हर पल एक दूसरे का साथ देंगे। उनके शब्द सुनकर मेरा दिल और भी जोर से धड़कने लगा। कमरे का माहौल बहुत ही रोमांटिक था और सुधीर ने मेरी तरफ प्यार से देखा। मैंने उनकी आंखों में वह प्यार महसूस किया जिसे मैंने हमेशा अपने सपनों में देखा था। आर्य ने धीरे धीरे मेरे चेहरे पर अपना हाथ रखा और मेरे पास आकर मेरी आंखों में झांका। उन पलों में हमारे बीच कोई शब्दों की जरूरत नहीं थी, हमारी आंखें ही सब कुछ कह रही थी। उन्होंने मुझे अपनी बाहों में भर लिया और हम दोनों के बीच एक नया रिश्ता जन्म ले रहा था जिसमें प्यार, सम्मान और
विश्वास की नींव थी। रात धीरे धीरे और गहरी होती जा रही थी और हम दोनों एक दूसरे के साथ में खो गए। यह पल मेरे लिए किसी सपने से कम नहीं था। हमने साथ मिलकर अपने जीवन की पहली रात को ऐसे संजोया कि वह हमारे लिए हमेशा के लिए यादगार बन गई। इस तरह हमारी सुहागरात की कहानी एक नए सफर की शुरुआत थी जो सिर्फ प्यार और खुशियों से भरा हुआ था। दोस्तों, उस रात के बाद से हमारी जिंदगी में एक नया अध्याय शुरू हुआ था जो हर रात मेरे पति और मैं कुछ नया तरीके से ट्राई करने की कोशिश करते थे। दोस्तों, मेरा जीवन और भी खूबसूरत होता गया। उस रात के बाद की अगली सुबह जब मैं धीरे से जागी तो देखा कि आर्य पहले से ही जाग चुके थे और मुझे बड़े प्यार से देख रहे थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, गुड मॉर्निंग मेरी जान। उनकी इस बात पर मैं शर्म से लाल हो गई। उन्होंने धीरे से मेरे बालों को सहला और कहा, तुम्हारी यह मासूमियत, तुम्हारी यह मुस्कान मुझे हर दिन और भी ज्यादा तुमसे प्यार करने पर मजबूर कर देती है। हम दोनों का रिश्ता हर गुजरते दिन के साथ और भी मजबूत होता गया। आर्य हर दिन मुझे किसी खूबसूरत सरप्राइज से चौंका देते। कभी वह मेरे लिए मेरी पसंद का खाना बनाते तो कभी मेरे बालों में फूल सजाते। उनके छोटे छोटे प्यार भरे इशारों से मेरा दिल हर दिन और भी ज्यादा उनके प्यार में डूबता चला गया। एक शाम सुधीर ने मुझे एक खास डेट पर ले जाने का प्लान बनाया। उन्होंने मुझे कहा, आज की रात बस तुम्हारे और मेरे लिए है। वह मुझे एक खूबसूरत पहाड़ी इलाके में ले गए जहां से शहर की लाइट्स दूर तक दिखाई दे रही थी। ठंडी हवा के बीच हम दोनों एक दूसरे के बेहद करीब बैठे थे और चांदनी रात ने उस पल को और भी रोमांटिक बना दिया था। सुधीर ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, रीना, तुम मेरे लिए सिर्फ एक जीवन साथी नहीं हो, तुम मेरी पूरी दुनिया हो। उनकी बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे कोई इतना प्यार करेगा। मैंने उनके कंधे पर अपना सिर रख दिया और हम दोनों ने उस रात को बिना किसी शब्दों के महसूस किया। चांद, तारे और वह खुला आसमान सब हमारे प्यार के गवाह बन रहे थे। उस रात आर्य ने मुझे एक खास अंगूठी दी जिस पर लिखा था, हमेशा के लिए तुम्हारा। वह अंगूठी मेरे लिए सिर्फ एक गहना नहीं थी बल्कि हमारे प्यार की निशानी थी। मैंने उनकी आंखों में देखा और समझ गई कि उनका प्यार सच्चा और गहरा है। वक्त के साथ हमारा प्यार और भी गहरा होता गया। हम दोनों ने हर छोटे बड़े पल को साथ में जिया, चाहे वह खुशी के पल हो या मुश्किलों के। आर्य हमेशा मेरे साथ खड़े रहे और मैं उनके। इस तरह हमारी जिंदगी एक खूबसूरत सफर बन गई थी जिसमें हर मोड़ पर प्यार, रोमांस और विश्वास था। हमने एक दूसरे को हर दिन पहले से ज्यादा चाहा और यही हमारी कहानी की सबसे बड़ी खूबसूरती थी। दोस्तों, मेरी यह कहानी शायद खत्म हो गई हो लेकिन हमारा प्यार कभी नहीं होगा। समय के साथ हमारी जिंदगी और भी खूबसूरत होती चली गई। आर्य और मेरा रिश्ता हर दिन नई ऊंचाइयों को छू रहा था। हम दोनों ने एक दूसरे के साथ हर लम्हा जिया, चाहे वह किसी छोटे सफर की शुरुआत हो या किसी बड़े सपने की उड़ान। हमारा प्यार बस बढ़ता ही गया। एक दिन आर्य ने मुझे एक खास सरप्राइज देने का सोचा। वह मुझे बिना कुछ बताए एक सुंदर शांत समुद्र तट पर ले गए। वहां का नजारा बेहद अद्भुत था। नीला समंदर, लहरों की हल्की हल्की आवाज और आसमान में डूबता हुआ सूरज। सुधीर ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे एक सुनसान जगह पर ले जाकर आंखें बंद करने को कहा। मैं थोड़ी घबराई पर आर्य के साथ हमेशा मुझे एक अजीब सी शांति महसूस होती थी। कुछ पलों बाद जब मैंने आंखें खोली तो मेरे सामने एक दिलकश नजारा था। वहां बीच पर एक खूबसूरत सजावट थी, गुलाब की पंखुड़ियों से बना एक दिल और बीच में एक टेबल सजाई हुई थी जिस पर 2 मोमबत्तियां जल रही थी। चारों तरफ लाइट्स झिलमिला रही थी और आसमान तारों से भरा हुआ था। आर्य ने मेरे हाथ को अपने हाथ में लेकर मुझे टेबल के पास बिठाया। उन्होंने बड़े प्यार से कहा, रीना, आज की यह रात सिर्फ हमारे प्यार के नाम है। तुमने मेरी जिंदगी को जितना खूबसूरत बनाया है, मैं चाहता हूं कि तुम्हें हर दिन यह महसूस हो कि तुम मेरे लिए कितनी खास हो। उनकी बातों से मेरे दिल में एक अजीब सी खुशी और सुकून आ गया। डिनर के दौरान हम दोनों ने अपनी पुरानी यादों को ताज़ा किया, हंसी मजाक किया और अपने भविष्य के सपनों की बातें की। हर बात में एक गहरा प्यार और अपनापन था। जैसे ही डिनर खत्म हुआ, सुधीर ने अपनी जेब से एक छोटा सा डिब्बा निकाला। उन्होंने उसे खोला और उसमें एक खूबसूरत डायमंड का हार था। उन्होंने मेरे पास आकर वह हार मेरे गले में पहना दिया, कहा, तुम मेरी जिंदगी की
सबसे अनमोल चीज हो, और यह हार मेरे प्यार की एक छोटी सी निशानी है उनकी आंखों में। मुझे वह सच्चाई और प्यार नजर आ रहा था जो शायद मैं कभी शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ। दोस्तों, उस रात की खामोशी और समंदर की लहरों के बीच हम दोनों एक दूसरे के करीब बैठे रहे। आर्य ने मुझे अपनी बाहों में भर लिया और उस पल हमें ऐसा महसूस हुआ जैसे दुनिया की सारी खुशियाँ हमारे पास ही हैं। हमारे प्यार का यह सफर किसी सपने से कम नहीं था। वह रात हमारे जीवन का एक और अनमोल पल बन गई। समय गुजरता गया लेकिन आर्य का प्यार कभी नहीं बदला। हमने अपने रिश्ते में हर पल को जिया और हमारा साथ एक दूसरे के लिए हमेशा वैसा ही बना रहा जैसा हमारी पहली मुलाकात में था। दोस्तों, समय का पहिया घूमता रहा और हमारे प्यार की कहानी में एक और खूबसूरत मोड़ आने वाला था। शादी के कुछ साल बाद जब हमारे रिश्ते में प्यार और भी गहरा हो चुका था तो हमारी जिंदगी में एक नई खुशी आने की खबर मिली। डॉक्टर ने हमें बताया कि हम माता पिता बनने वाले हैं। यह सुनकर आर्य की आंखों में चमक और मेरे चेहरे पर खुशी के आंसू थे। हमारे लिए यह पल जैसे किसी जादू से कम नहीं था। सुधीर ने मुझे अपने पास खींचा और मेरे माथे पर एक प्यारी सी किस देते हुए कहा, रीना, अब हमारा प्यार एक नई शुरुआत करने वाला है। हम सिर्फ एक दूसरे के नहीं बल्कि अब एक नई जिंदगी के भी जिम्मेदार हैं। उनकी बातों से मेरा दिल और भी प्यार से भर गया। आर्य ने मेरे लिए उन 9 महीनों में कोई कसर नहीं छोड़ी। वह मेरे हर छोटी बड़ी ज़रूरत का ख्याल रखते, मेरे मूड स्विंग्स के दौरान मुझे हंसाते और मेरे खाने पीने का खास ध्यान रखते। रात को जब हम दोनों साथ होते तो आर्य मेरे पेट पर हाथ रखते और हमारी आने वाली संतान से बातें करते। वह कहते, बेटा या बेटी जी, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी हो। उनके इस प्यार भरे अंदाज ने मुझे और भी एहसास दिलाया कि मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ। दोस्तों, कुछ दिन बीतते गए और वह खास दिन आ गया जब हमारी जिंदगी में वह छोटी सी जान आई। एक प्यारी सी बेटी ने हमारी दुनिया में कदम रखा। जब आर्य ने पहली बार उसे अपनी बाहों में लिया, उनकी आंखों में आंसू थे लेकिन उन आंसुओं में खुशी और गर्व था। उन्होंने मुझे देखा और कहा, रीना, यह हमारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत तोहफा है। हमारी बेटी का नाम हमने आर्य रखा जो सुधीर के नाम से मिलता जुलता था। उसकी हर छोटी छोटी हरकत हमारे दिलों को और भी ज्यादा प्यार से भर देती थी। जब वह मुस्कुराती तो ऐसा लगता जैसे सारी दुनिया की खुशियां हमें मिल गई हो। आर्य अब एक प्यारे पिता बन चुके थे। वह आर्या के साथ हर टाइम खेलते थे, उसे लोरी गाते और उसकी छोटी छोटी ज़रूरतों का ख्याल रखते। कई रातों में जब मैं सो रही होती, आर्य चुपचाप आर्या के बिस्तर के पास बैठकर उसे निहारते रहते। एक रात मैंने उन्हें ऐसा करते हुए देखा तो मेरे दिल में उनके लिए प्यार और भी बढ़ गया। मैंने धीरे से उनके पास जाकर कहा, तुम दुनिया के सबसे अच्छे पति और पिता हो। आर्य ने मुझे गले लगाते हुए कहा, रीना, तुम सबसे अच्छी माँ हो। रीना, हमारे प्यार का यह फल इतना अनमोल है कि मैं इसे शब्दों में बयां नहीं कर सकता हूँ। दोस्तों, समय के साथ हमारा परिवार और भी खुशहाल हो गया और आर्या के साथ हमारे जीवन में नए रंग भरते गए। उसकी मासूमियत और हंसी से हमारा हर दिन रोशन हो गया। दोस्तों, एक शाम जब आर्या सो चुकी थी, मैं और सुधीर बालकनी में बैठकर एक दूसरे के पास समय बिता रहे थे। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और आसमान में तारों की छटा फैली हुई थी। आर्य ने मुझे अपनी बाहों में कसकर पकड़ा और बोले, रीना, तुम्हारे साथ यह सफर एक सपने जैसा लग रहा है। तुमने मेरी जिंदगी को हर तरह से खूबसूरत बना दिया है। मैंने उनकी आंखों में झांक कर कहा, हमारा प्यार सिर्फ हम तक सीमित नहीं रहा बल्कि अब हमारी बेटी के रूप में यह और भी बढ़ गया है। यह सफर सच में जादुई है। उस रात हम दोनों ने अपने रिश्ते के हर उस मोड़ को याद किया जहां हमने साथ दिया था, एक दूसरे का हाथ थामा था। हमारा प्यार पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया था और अब हम अपने परिवार के साथ इस सफर को और भी खूबसूरत बनाते जा रहे थे। यूं ही हमारा प्यार, हमारा रिश्ता और हमारी खुशियों से भरी दुनिया हर दिन और भी बढ़ती रही है। हमारी बेटी आर्या के आने के बाद से जीवन पूरी तरह बदल गया था, लेकिन हमारे बीच का रोमांस और प्यार अब भी उतना ही जीवंत था। आर्य और मैं दोनों ही माता पिता की जिम्मेदारियों में डूबे हुए थे, लेकिन हम
हमेशा एक दूसरे के लिए वक्त निकालते थे। एक रात जब आर्य अपनी दादी के साथ थी, सुधीर ने अचानक मुझे सरप्राइज दिया। उन्होंने मुझे बताया कि हमने एक खास शाम के लिए शहर के सबसे रोमांटिक रिसोर्ट में बुकिंग की है। मैं थोड़ी हैरान हुई लेकिन अंदर ही अंदर बेहद खुश भी थी। रिसोर्ट पहुंचते ही माहौल ने मुझे फिर से हमारी नई शादी की याद दिला दी। कमरा खूबसूरत तरीके से सजाया हुआ था, मोमबत्तियां, गुलाब की पंखुड़ियां और बैकग्राउंड में धीमी रोमांटिक म्यूजिक। सुधीर ने मुझे अपने पास बुलाया और मेरी आंखों में गहरी नजरों से देखा। उन्होंने मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, रीना, तुम्हारे साथ बिताया हर पल मेरे लिए खास है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम आज की रात को सिर्फ अपने लिए जिए, जैसे पुराने दिनों में हुआ करते थे। उनकी इस बात ने मेरे दिल को छू लिया। हमने साथ में डिनर किया जिसमें मेरी पसंद का खाना था। सुधीर हमेशा मेरी पसंद का ख्याल रखते थे। हर एक बाइट के साथ हमारी पुरानी यादें ताजा हो रही थी और हम दोनों एक दूसरे की आंखों में खो गए थे। डिनर के बाद सुधीर ने मुझे डांस करने के लिए हाथ बढ़ाया और वह धीमी म्यूजिक की धुन पर हमारे साथ में डांस करना एकदम सपनों जैसा था। जैसे ही मैं उनके पास आई, उन्होंने मुझे अपनी बाहों में भर लिया। उनकी गर्माहट और प्यार भरी नजरों ने मेरे दिल को फिर से वह पहला प्यार याद दिला दिया। हम बिना किसी शब्द के बस एक दूसरे के करीब होकर डांस करते रहे। उनकी धड़कनें मेरे दिल की धड़कनों के साथ मेल खा रही थी। सुधीर ने धीरे से मेरे कानों में फुसफुसाया, तुम अब भी उतनी ही खूबसूरत लगती हो जैसे हमारी पहली मुलाकात में थी। तो हमारी जिंदगी में एक नई खुशी आने की खबर मिली। डॉक्टर ने हमें बताया कि हम माता पिता बनने वाले हैं। यह सुनकर आर्य की आंखों में चमक और मेरे चेहरे पर खुशी के आंसू थे। हमारे लिए यह पल जैसे किसी जादू से कम नहीं था। सुधीर ने मुझे अपने पास खींचा और मेरे माथे पर एक प्यारी सी किस देते हुए कहा, रीना, अब हमारा प्यार एक नई शुरुआत करने वाला है। हम सिर्फ एक दूसरे के नहीं बल्कि अब एक नई जिंदगी के भी जिम्मेदार हैं। उनकी बातों से मेरा दिल और भी प्यार से भर गया। आर्य ने मेरे लिए उन 9 महीनों में कोई कसर नहीं छोड़ी। वह मेरे हर छोटी बड़ी ज़रूरत का ख्याल रखते, मेरे मूड स्विंग्स के दौरान मुझे हंसाते और मेरे खाने पीने का खास ध्यान रखते। रात को जब हम दोनों साथ होते तो आर्य मेरे पेट पर हाथ रखते और हमारी आने वाली संतान से बातें करते। वह कहते, बेटा या बेटी जी, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी हो। उनके इस प्यार भरे अंदाज ने मुझे और भी एहसास दिलाया कि मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ। दोस्तों, कुछ दिन बीतते गए और वह खास दिन आ गया जब हमारी जिंदगी में वह छोटी सी जान आई। एक प्यारी सी बेटी ने हमारी दुनिया में कदम रखा। जब आर्य ने पहली बार उसे अपनी बाहों में लिया, उनकी आंखों में आंसू थे लेकिन उन आंसुओं में खुशी और गर्व था। उन्होंने मुझे देखा और कहा, रीना, यह हमारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत तोहफा है। हमारी बेटी का नाम हमने आर्य रखा, जो सुधीर के नाम से मिलता जुलता था। उसकी हर छोटी छोटी हरकत हमारे दिलों को और भी ज्यादा प्यार से भर देती थी। जब वह मुस्कुराती तो ऐसा लगता जैसे सारी दुनिया की खुशियां हमें मिल गई हो। आर्य अब एक प्यारे पिता बन चुके थे। वह आर्या के साथ हर टाइम खेलते थे, उसे लोरी गाते और उसकी छोटी छोटी ज़रूरतों का ख्याल रखते। कई रातों में जब मैं सो रही होती, आर्य चुपचाप आर्या के बिस्तर के पास बैठकर उसे निहारते रहते। एक रात मैंने उन्हें ऐसा करते हुए देखा तो मेरे दिल में उनके लिए प्यार और भी बढ़ गया। मैंने धीरे से उनके पास जाकर कहा, तुम दुनिया के सबसे अच्छे पति और पिता हो। आर्य ने मुझे गले लगाते हुए कहा, रीना, तुम सबसे अच्छी माँ हो। रीना, हमारे प्यार का यह फल इतना अनमोल है कि मैं इसे शब्दों में बयां नहीं कर सकता हूँ। दोस्तों, समय के साथ हमारा परिवार और भी खुशहाल हो गया और आर्या के साथ हमारे जीवन में नए रंग भरते गए। उसकी मासूमियत और हंसी से हमारा हर दिन रोशन हो गया। दोस्तों, एक शाम जब आर्या सो चुकी थी, मैं और सुधीर बालकनी में बैठकर एक दूसरे के पास समय बिता रहे थे। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और आसमान में तारों की छटा फैली हुई थी। आर्य ने मुझे अपनी बाहों में कसकर पकड़ा और बोले, रीना, तुम्हारे साथ यह सफर एक सपने जैसा लग रहा है। तुमने मेरी जिंदगी को हर तरह से खूबसूरत बना दिया है। मैंने उनकी आंखों में झांक कर कहा, हमारा प्यार सिर्फ हम तक सीमित नहीं रहा बल्कि अब हमारी बेटी के रूप में यह और भी बढ़ गया है। यह सफर सच में जादुई है। उस
रात हम दोनों ने अपने रिश्ते के हर उस मोड़ को याद किया जहां हमने साथ दिया था, एक दूसरे का हाथ थामा था। हमारा प्यार पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया था और अब हम अपने परिवार के साथ इस सफर को और भी खूबसूरत बनाते जा रहे थे। यूं ही हमारा प्यार, हमारा रिश्ता और हमारी खुशियों से भरी दुनिया हर दिन और भी बढ़ती रही है। हमारी बेटी आर्या के आने के बाद से जीवन पूरी तरह बदल गया था, लेकिन हमारे बीच का रोमांस और प्यार अब भी उतना ही जीवंत था। आर्य और मैं दोनों ही माता पिता की जिम्मेदारियों में डूबे हुए थे, लेकिन हम हमेशा एक दूसरे के लिए वक्त निकालते थे। एक रात जब आर्य अपनी दादी के साथ थी, सुधीर ने अचानक मुझे सरप्राइज दिया। उन्होंने मुझे बताया कि हमने एक खास शाम के लिए शहर के सबसे रोमांटिक रिसोर्ट में बुकिंग की है। मैं थोड़ी हैरान हुई, लेकिन अंदर ही अंदर बेहद खुश भी थी। रिसोर्ट पहुंचते ही माहौल ने मुझे फिर से हमारी नई शादी की याद दिला दी। कमरा खूबसूरत तरीके से सजाया हुआ था, मोमबत्तियां, गुलाब की पंखुड़ियां और बैकग्राउंड में धीमी रोमांटिक म्यूजिक। सुधीर ने मुझे अपने पास बुलाया और मेरी आंखों में गहरी नजरों से देखा। उन्होंने मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, रीना, तुम्हारे साथ बिताया हर पल मेरे लिए खास है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम आज की रात को सिर्फ अपने लिए जिए, जैसे पुराने दिनों में हुआ करते थे। उनकी इस बात ने मेरे दिल को छू लिया। हमने साथ में डिनर किया जिसमें मेरी पसंद का खाना था। सुधीर हमेशा मेरी पसंद का ख्याल रखते थे। हर एक बाइट के साथ हमारी पुरानी यादें ताजा हो रही थी और हम दोनों एक दूसरे की आंखों में खो गए थे। डिनर के बाद सुधीर ने मुझे डांस करने के लिए हाथ बढ़ाया और वह धीमी म्यूजिक की धुन पर हमारे साथ में डांस करना एकदम सपनों जैसा था। जैसे ही मैं उनके पास आई, उन्होंने मुझे अपनी बाहों में भर लिया। उनकी गर्माहट और प्यार भरी नजरों ने मेरे दिल को फिर से वह पहला प्यार याद दिला दिया। हम बिना किसी शब्द के बस एक दूसरे के करीब होकर डांस करते रहे। उनकी धड़कनें मेरे दिल की धड़कनों के साथ मेल खा रही थी। सुधीर ने धीरे से मेरे कानों में फुसफुसाया, तुम अब भी उतनी ही खूबसूरत लगती हो जैसे हमारी पहली मुलाकात में थी। मेरे चाचा जी 65 साल की उम्र में भी बहुत ताकतवर थे। वह थे तो 65 साल के, लेकिन अभी भी वह नौजवान की तरह ही तंदुरुस्त दिखते थे। वह चाची से बेहद प्यार करते थे और चाची को हमेशा खुश रखते थे। लेकिन जब रात हुई तो चाची के कमरे से अजीब अजीब से आवाजें आने लगी। फिर मैंने देखा कि चाची कमरे से निकलने के बाद वह लंगड़ा कर चल रही है। मुझे तो चाची की ऐसी हालत देखकर बहुत ही हैरानी होती थी। मैं सोचती थी कि चाचा जी ऐसा क्या करते हैं जो चाची इस तरह लंगड़ा कर चल रही हैं। एक दिन चाची की तबीयत खराब हो गई तो चाची ने कहा कि बहू, तुम अपने चाचा को दूध दे आना। थोड़ी देर बाद जब चाची सो गई तो मैं चाची की तरह ही अपना हुलिया बनाकर चाचा जी को दूध देने चली गई। जैसे ही मैंने दूध का गिलास रखकर पीछे मुड़ी तो चाचा जी मेरा हाथ पकड़कर अपने ऊपर खींच लिया और चाची समझकर पूरी रात मेरा नाम प्रीति है और मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखती हूँ। मैं देखने काफी सुंदर हूँ और अभी 18 साल की हूँ। हम अपने माँ बाप के 2 ही संतान थे, मैं और मेरे बड़े भाई सूरज। हम अपने मम्मी पापा के साथ बहुत ही खुश थे। मेरी भाई की शादी 1 साल पहले ही हुआ था। जब से घर में मेरी भाभी आई थी तब से मेरे मम्मी पापा भी बहुत खुश रहने लगे थे। मेरी भाभी बहुत ही अच्छी थी। मेरे भाई और भाभी में बहुत प्यार था। भाई पास के शहर में एक ऑफिस में काम करते थे। वे जब भी ऑफिस से आते तो हम सबके लिए कुछ ना कुछ खाने के लिए जरूर लेकर आते थे। यह सब देखकर मैं बहुत खुश थी। मैं यही समझती थी कि भगवान ऐसा भाई सबको दे। मेरे मम्मी पापा को भी भाई पर बहुत गर्व था, क्योंकि भाई मम्मी पापा से बहुत प्यार करते थे। मेरी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी हो गई थी तो मेरे मम्मी पापा मेरे शादी के लिए रिश्ते तलाशने शुरू कर दिए। अभी कुछ ही दिन गुजरे थे कि एक अच्छा सा लड़का मेरे पापा को मालूम हुआ। पापा ने इस लड़के की छानबीन की तो पता चला कि लड़का बहुत ही अच्छा है। लड़का का नाम आकाश है, लेकिन उसके माता पिता नहीं है। उसे उसके चाचा और चाची ने अपने बेटे की तरह पोसा है। लड़का बहुत ही अच्छा है और उसमें किसी तरह का कोई ऐब भी नहीं है। जैसे ही मैंने शादी की बात सुनी तो मेरे मन में कई सारे सपने आने लगे। मैं दुनिया भर के ख्वाब देखने लगी थी। मैं जवान और खूबसूरत थी, इसलिए मेरे अंदर एक लड़का और लड़की के बीच की भावनाएं काफी अच्छे से समझ आती थी। पापा ने सोचा कि परिवार अच्छा है तो देर नहीं करनी चाहिए, इसलिए मेरे पापा ने झट से शादी तय कर दी और 15 दिनों में ही शादी होकर मैं अपने ससुराल आ गई। ससुराल में मेरे पति के चाचा और चाची भी मुझे देखकर बहुत खुश थे। सारी रस्में खत्म होने के बाद मुझे कमरे में भेज दिया गया।
धीर धीर वक्त गुजरा और रात हो गई। मैं अपने सुहाग के सेज पर बैठी अपने पति का इंतजार कर रही थी। उस वक्त मेरा मन बहुत ही बेचैन हो रहा था, क्योंकि सुहाग रात का तो मैंने बहुत नाम सुना था। यह शादी की एक यादगार दिन होती है। मैं यही सब सोचकर घबरा भी रही थी। थोड़ी ही देर में आकाश मेरे कमरे में आए और आकार मेरे पास बैठ गए। वह कहने लगे, प्रीति, मैं बहुत ही खुश हूं कि तुम्हारे जैसा मुझे जीवन साथी मिला। पता है प्रीति, जब मेरे माँ बाप का 2 साल पहले एक दुर्घटना में मौत हो गया, तब से मुझे मेरे चाचा और चाची ने ही पाल पोस कर बड़ा किया है। मैं चुपचाप उनकी बातों को सुन रही थी। फिर मैंने कहा कि आपके चाचा चाची की अपने कोई बच्चे नहीं हैं क्या? तब मेरे पति आकाश कहने लगे कि मेरे चाची को बहुत दिनों तक कोई बच्चा नहीं हुआ, लेकिन जब चाचा जी चाची की बहुत इलाज करवाएं, तब कई साल के बाद वह प्रेग्नेंट हुई। लेकिन जब बच्चा होने का समय आया तो चाची की अचानक तब बीमार हो गई। चाचा फौरन चाची को पास वाले गांव के अस्पताल में लेकर गए, तो चाची को देखने के बाद डॉक्टर ने कहा कि दोनों में से किसी एक को ही बचाया जा सकता है। उस वक्त चाचा को कुछ समझ नहीं आया, तो उन्होंने कह दिया कि चाची को किसी तरह बचा ले। उस वक्त चाची की जान तो बच गई, लेकिन डॉक्टर ने कह दिया कि वह अब कभी मां नहीं बन सकती। यह सुनकर चाची और चाचा बहुत बड़ी सदमे में चले गए। इस सदमे से मेरे चाचा और चाची काफी दिनों तक नहीं निकल पाए। फिर कुछ दिन बाद मेरे मम्मी पापा का एक दुर्घटना में मौत हो गई। तब से वह मुझे अपने बेटे की तरह ही प्यार दिया। मैं जितना भी कर लूं, लेकिन मैं अपने चाचा चाची का एहसान कभी नहीं भूल सकता। इतना कहते कहते मेरे पति आकाश की आंखों में आंसू आ गए और वह बहुत दुखी लग रहे थे। फिर मैंने कहा कि आप इतना परेशान मत हो, ये मैं भी उनका बहुत ही अच्छे से ख्याल रखूंगी। उस वक्त उनके इस बातों से ज्यादा मुझे अपनी जज्बात का ख्याल आ रहा था। मैंने अपने पति का हाथ पकड़ा और फिर कहा कि अभी सब बातों में रात गुजारना है। क्या आज हमारी शादी की पहली रात है? इतना कहते ही वह मेरा हाथ पकड़े और मुझे अपने बाहों में भर लिए, और फिर मैं भी तो इसी पल का इंतजार कर रही थी। जैसे थोड़ी देर हुई कि आकाश थककर मुझसे दूर हो गए। वह 10 मिनट भी ठीक से नहीं टिक पाए। यह सब देखकर मैं अंदर ही अंदर जलने लगी। मैंने कितने सपने देखे थे और कितने अरमान सजाए हुए थे, लेकिन मेरे उन सब अरमानों पर पानी फिर गया था। आकाश मुझे वह सब नहीं दे पाए जो एक पत्नी को अपने पति से चाहिए होता है। आकाश फौरन ही गहरी नींद में चले गए, लेकिन मैं एक प्यासी मछली की तरह बिस्तर पर करवट बदलती रही। इसी कसमाकश में कब सुबह हो गई, पता ही नहीं चला। मैं सुबह ही उठकर फ्रेश होने के लिए चली गई। जब वापस आई तो चाचा जी सहन में ही कसरत कर रहे थे। यह देखकर मैं हैरान थी कि चाचा जी 65 साल के होने के बावजूद एक जवान मर्द की तरह लग रहे थे। फिर मैं किचन में चली गई और चाय बनाने लगी। थोड़ी ही देर में चाय बनाकर चाचा को देने चली गई। चाचा जी कहने लगे, अरे बहू, तुम्हारी चाची कहाँ है? वो कहीं नजर नहीं आ रही है। मैंने कहा, जी वह अंदर ही है और कुछ काम कर रही हैं। मैं अब देख रही थी कि चाची जहां कहीं भी होती थी, चाचा जी वहीं पहुंच जाते थे और चाची के साथ अजीब सी हरकतें करने लगते थे। चाची कहती, अब तो शर्म करो, घर में नई नई बहू आ गई है, अगर वह यह सब देखेगी तो क्या सोचेगी? चाचा जी कहने लगे कि क्या सोचेगी, हर पति अपने पत्नी के साथ यह सब करता है, आकाश भी यह सब करता होगा चाचा। चाची की ऐसी बात सुनकर मुझे बहुत ही शर्म महसूस हो रही थी। मैं सोचने लगी कि काश आकाश भी ऐसा होता। ऐसे ही 15 दिन गुजर गए और फिर एक रात जब मैं चाचा चाची के कमरे से गुजर रही थी तो मैंने चाची की अजीब अजीब चीखों की आवाजें सुनाई देने लगी। ऐसी आवाज सुनकर मैं अपने आप पर काबू नहीं कर पाई और उनके कमरे की खिड़की के पास जाकर देखने लगी, लेकिन वहां पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो मैं दरवाजे के पास जाकर देखने लगी। तभी हल्की सी रोशनी में मैंने ऐसा कुछ देखा जिससे मुझे अपने आप पर काबू कर पाना मुश्किल होने लगा था। मैं किसी तरह वहां से अपने आप पर काबू पाते हुए अपने कमरे में चली गई और मैं भी मेरे पति को भड़काने लगी, लेकिन वह सुहागरात को इतना थक गया था कि गहरी नींद में था। उसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ा और मैं निराश होकर किसी तरह मैं बिस्तर पर करवट बदलते बदलते सो गई। जब सुबह के 9 बजे तो मेरे पति अपने ऑफिस के लिए जाने लगे। उनकी छुट्टी अब खत्म हो गई थी। दरअसल मेरे पति आकाश दूसरे गांव में रहकर अपनी नौकरी करता था। वह घर महीने के रविवार के दिन ही आता था। मैं किचन में जाकर उसके लिए नाश्ता बनाई और थोड़ी देर के बाद वह नाश्ता करके अपने ऑफिस पर चले गए। मैं यूं ही अपना निराशा भरा चेहरा लेकर अपने कमरे में चली गई, लेकिन मुझे रात वाला वह मंजर मेरे दिमाग में घूमने लगा था। मैं यह सोचने लगी कि चाची कितनी खुशकिस्मत वाली है जो अभी तक चाचा जी इस कदर प्यार करते हैं। एक मेरा पति है जिसके प्यार के लिए मुझे तरसना पड़ता है। वह मुझे कभी भी संतुष्ट नहीं कर पाता है।
पता नहीं क्यों, अब तो ऐसे ही दिन कट रहे थे चाची। जब भी सुबह उठती तो उनके मुंह से बस यही निकलता कि कब यह मेरी जान छोड़ेगा। मैं तो इससे तंग आ गई हूँ। पूरा दिन खेत में काम करता है, फिर भी कभी यह थकते भी हैं या नहीं। वह हमेशा ही अपनी कमर को पकड़कर कहती रहती कि यह कमर का दर्द कब ठीक होगा। चाची की ऐसी बातें सुनकर मैं भी हैरान रह जाती कि आखिर चाचा जी ऐसा क्या करते हैं जो चाची ऐसी बातें करती रहती हैं। अगली रात फिर से चाची के कमरे से वही आवाजें आने लगीं। फिर मैं अपने आप पर काबू नहीं कर पाई और उसी खिड़की के पास जाकर उनके कमरे में झांक कर देखने लगी। फिर से वही मंजर मेरे आंखों के सामने था, जिसे देखकर ही मैं बेकाबू होने लगी थी। फिर मैं सोचने लगी कि मुझे कब ऐसा दिन देखने को मिलेगा। फिर मैं उदास होकर अपने कमरे में वापस आ गई। कमरे में आकर मैं यह सोचने लगी कि कहीं यह बात चाचा जी को पता चल गई तो हो सकता है कि उनको बहुत बुरा लगेगा। यही सोचकर मैं कई दिनों तक वह सब देखना बंद कर दिया था। एक दिन चाची बहुत ही बीमार थी। वह अपना सर पकड़कर यही कहे जा रही थी कि मेरी तबीयत खराब है, लेकिन उसे इन सब से कोई मतलब नहीं है। उसे तो बस अपनी खुशी पूरी करनी है। रात को चाची ने मुझसे कहा कि बहू, आज मैं बहुत बीमार हूँ, इसलिए मैं उसके कमरे नहीं जाऊंगी। तुम्हारे चाचा को कॉफी पीने की आदत है, आज तुम ही कॉफी दे आना। इतना सुनने के बाद वह वाला मंजर मेरे आंखों के सामने घूमने लगा था। चाची कमरे में जाकर सो गई और मैं कॉफी का गिलास लेकर चाचा जी के कमरे में जाने लगी। उस वक्त चाचा जी के कमरे में हल्की रोशनी वाली लाइट जल रही थी। जब मैं दरवाजे पर पहुंची तो मेरे मन में कई तरह के ख्याल आने लगे। मैं अपना दुपट्टा सर पर रखकर घूंघट की तरह आगे गिरा लिया, क्योंकि चाची भी ऐसे ही घूंघट डाले रहती थी। उस वक्त मैं बिल्कुल चाची की तरह अपना बेस बना लिया और कमरे के अंदर चली गई। अंदर का नजारा बड़ा ही खौफनाक था। मैं कॉफी का ग्लास रखकर जैसे ही वापस आने लगी तो चाचा जी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और अपने तरफ खींच लिया। मैं झट से अपना मुंह ढक लिया ताकि उन्हें नजर न आए कि मैं हूं। फिर वो मेरे साथ वैसी हरकतें करने लगे जैसे चाची के साथ किया करते थे। फिर मैं भी अपने जज्बातों पर काबू ना कर सकी और वह सब होने लगा। फिर जब वह थक कर सो गए तो मैं उठकर अपने कमरे में चली गई। मैं आज बहुत खुश थी और यही सोच रही थी कि चाची की हालत ऐसा क्यों रहता है। इसका अंदाजा मुझे आज लग चुका था। मैं अपने बिस्तर पर लेट गई और कब मैं गहरी नींद की आगोश में चली गई मुझे पता ही नहीं चला। जब सुबह मेरी आंख खुली तो मैं बहुत ही अच्छा महसूस कर रही थी। रात वाला खुशी का तो मुझे ठिकाना ही नहीं था। मैं फ्रेश होने के लिए चली गई। थोड़ी देर में मैं बाहर आई तो मैंने देखा कि चाची को अभी भी तेज बुखार है। मैं उनके माथे पर कपड़े भिगोकर पोंछने लगी। तभी चाचा जी भी वहां आ गए। वह पूछने लगे कि बहू, अब चाची की तबीयत कैसी है। मैंने कहा, हाँ, अब कुछ ठीक है, बुखार भी थोड़ा कम हो गया है। उस वक्त मैंने महसूस किया कि चाचा जी मुझे गौर से देखे जा रहे थे। इससे पहले तो वह कभी इस तरह नहीं देखते थे। मैं घबरा गई कि कहीं रात वाली बात तो इनको पता नहीं चल गई कि चाची की जगह मैं थी। ये सब सोचकर मैं एकदम से सोच में पड़ गई। मुझे लगा कहीं यह बात चाचा जी को पता चल गई तो पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचेंगे। जब रात हुई तो फिर से चाची जी कहने लगी कि बहू, जब तक मेरा तबीयत पूरी तरह ठीक नहीं हो जाता है तब तक मैं तुम्हारे चाचा के पास नहीं जाऊंगी, नहीं तो मेरी तबीयत और ज्यादा खराब हो जाएगी। इसलिए तुम चाचा को कॉफी दे आना, नहीं तो उसके लिए भी यहाँ तक आ जाएंगे। चाची की यह बात सुनकर तो जैसे मैं पूरी तरह खुश हो गई। मैं सोचने लगी कि क्यों ना आज फिर से वह मजा लिया जाए। देर रात तक जब चाची सो गई तो मैं दूध लेकर चाचा जी के कमरे में चली गई। मैं जैसे ही दूध का गिलास रखकर पीछे मुड़ी तो चाचा जी मेरा हाथ पकड़ लिए और कहने लगे कि क्या हुआ बहू, ऐसे ही क्यों जा रही हो। चाचा जी के मुंह से ऐसी बात सुनकर तो मैं एकदम से घबरा गई और सच में पड़ गई कि कहीं रात वाली बात सच में उनको पता तो नहीं चल गई। मुझे लगा शायद मेरे साथ अब कोई अनहोनी होने वाला है, लेकिन चाचा जी कहने लगे कि मुझे पता है कि कल रात को भी चाची की जगह तुम थी। फिर मैंने चाचा जी से कहा कि अगर आपको मालूम था तो फिर मुझे कुछ कहा क्यों नहीं। चाचा जी कहने लगे कि बहू, मुझे पता है कि आकाश से तुम खुश नहीं हो। तुम भले ही यह बात मुझे मत बताओ, लेकिन मैं तुम्हारी तकलीफ को अच्छी तरह समझ सकता हूँ। देखो बहू, तुम इन सब की चिंता बिल्कुल भी मत करो। अगर तुम्हारा यही हाल रहेगा तब तुम माँ कैसे बनोगी। चाचा जी की ऐसी बातें सुनकर मैं बेफिक्र हो गई थी, लेकिन थोड़ा बहुत डर मेरे मन में था कि कहीं यह बात आकाश को और चाची को पता चली तब मेरा क्या हाल होगा। उस वक्त तो मैं उस सब बातों पर ध्यान नहीं दिया और चाचा जी के साथ अपनी खुशियां बांटने लगी। उस रात भी जब चाचा जी सो गए तो मैं अपने कमरे में आ गई। अब तो यह रात होने लगा था। मैं भी अब हर रोज खुश रहने लगी थी। चाचा जी भी जैसे हर रात को मेरा ही इंतजार में रहने लगे थे।
इसी तरह से कई दिन गुजर गए और फिर एक दिन अचानक मेरे पति आकाश घर आ गए। उस दिन मैं बहुत ज्यादा खुश थी। जब रात हुई तो सभी खाना खाने के बाद अपने अपने कमरे में चले गए। मैं और मेरे पति भी अपने कमरे में चले गए। उस रात को मुझे महसूस हुआ कि आकाश अब पहले से बेहतर हो गए हैं, लेकिन उतना ज्यादा भी नहीं। फिर वह गहरी नींद में सो गए। इस कदर उनको सोया हुए देख मैं अंदर ही अंदर जलने लगी। फिर सोचने लगी कि चाचा जी के पास चली जाऊं, लेकिन आकाश थे। इस वजह से मैं किसी तरह अपने आप को समझाकर सो गई। सुबह हुई तो आकाश बोले कि मैं 3 दिन के लिए गांव जा रहा हूं। अब 3 बाद मैं वापस आऊंगा। यह बात सुनकर तो मैं बहुत खुश थी और फिर से रात का वह मंजर के बारे सोचने लगी। उस दिन बहुत ही मुश्किल से रात हुई। जब चाची सो गई तो मैं चाचा जी के कमरे में चली गई। उस रात को मैंने देखा कि चाचा जी बड़ी बेसब्र से मेरा इंतजार कर रहे थे। फिर मेरे जाते ही वह शुरू हो गए। उस रात भी मैं पूरी तरह संतुष्ट थी और खुश भी बहुत ज्यादा थी। अगले दिन जब मैं घर के कामों में व्यस्त थी, तब अचानक मेरे पति आकाश घर आ गए। यह देखकर तो मैं एकदम से घबरा गई। मैं उनसे पूछने लगी कि क्या बात है जनाब, बहुत जल्दी वापस आ गए। आकाश कहने लगा कि प्रीति, अब मैं अपनी ड्यूटी घर से ही किया करूंगा, क्योंकि अब और ज्यादा मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहता हूँ। उनके मुंह से इस तरह की बातें सुनकर तो मैं सोचने लगी कि मेरे पति आज ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। फिर आकाश कहने लगे कि प्रीति, मैं कितना खुशकिस्मत वाला हूँ कि मुझे तुम जैसी पत्नी मिली है, क्योंकि जब किसी औरत को अपने पति से संतुष्टि नहीं मिलती है तो वह घेर मर्द की तलाश में रहने लगती है, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। आकाश की ऐसी बात सुनकर मैं अपने आप को मन ही मन में कोसने लगी। मैं सोचने लगी कि मेरे पति मुझ पर कितना भरोसा किया था और मैं इनके पीछे क्या रही थी। इतना अच्छा पति को मैंने धोखा दिया है। उस वक्त मुझे अपने आप पर पछतावा होने लगा था। मेरे पति कहने लगे कि पता है प्रीति, मुझे एक गुप्त रोग था जिसका इलाज मैं शहर में ही रहकर कब से करवा रहा था। इसी रोग के वजह से मैं अभी शादी भी नहीं करना चाहता था, लेकिन चाची रोज मुझे कोसती की शादी कर लो, इसलिए मुझे तुमसे शादी करना पड़ा। वैसे अब कोई दिक्कत नहीं है, अब मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। जब रात हुई तो मेरे पति से मुझे वह खुशी मिली जो शादी के बाद कभी नहीं मिला। अगले सुबह जब चाचा जी की नजर मेरे ऊपर पड़ी तो मैं उनसे नजरें चुराने लगी। मुझे उस वक्त अपनी गलती का एहसास हो चुका था कि मैं एक गलत राह पर चल पड़ी थी, लेकिन अब मैं अपने पति को धोखा नहीं देना चाहती थी। उस दिन के बाद से मैं चाचा जी के कमरे में जाना छोड़ दिया। चाचा जी भी मेरे ऊपर गलत निगाह रखना बंद कर दिए। वह भी एक अच्छे इंसान की तरह ही रहने लगे। दोस्तों, आजकल जब किसी महिला या पुरुष को अपनी पति या पत्नी से संतुष्टि नहीं मिल पाता है, तब वह गलत राह पर निकल पड़ता है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? हमें कमेंट में जरूर बताएं। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।